लेडीज एंड जेंटलमैन, आर्काइविस्ट यहाँ। अगर आप पिछले 12 महीनों से फाइनेंशियल प्रेस को फॉलो कर रहे हैं तो आपने आधुनिक आर्थिक इतिहास के सबसे सोफिस्टिकेटेड नैरेटिव मैनेजमेंट अभियानों में से एक देखा है। जनता को जो कहानी बेची गई वह रेजिलियंस की थी। हमें बताया गया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक जगरनॉट है, कि अमेरिकी कर्ज की मांग ऑर्गेनिक है और कि पूर्व के साथ भू राजनीतिक तनाव मैनेजेबल रिस्क हैं। लेकिन अगर आप कच्चे लेजर डेटा को देखें, खास तौर पर इस हफ्ते जारी ट्रेजरी इंटरनेशनल कैपिटल टीआईसी रिपोर्ट्स, तो आप एक ऐसी रियलिटी देखते हैं जो ऑफिशियल कहानी को चुनौती देती है। हम एक ऐसा मार्केट नहीं देख रहे जो पूरी तरह रेजिलियंट है, हम एक ऐसा मार्केट देख रहे हैं जो गैर आर्थिक एक्टर्स द्वारा सपोर्टेड दिखता है ताकि उसके दूसरे सबसे बड़े क्रेडिटर के मैसिव स्ट्रक्चरल एक्सिट को ऑफसेट किया जा सके। आगे बढ़ने से पहले एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है। ट्रेजरी इंटरनेशनल कैपिटल डेटा इरादे को ट्रैक नहीं करता, यह कस्टडी ट्रैक करता है। यह दिखाता है कि सिक्योरिटीज कहाँ रखी गई हैं, यह नहीं कि वे क्यों रखी गई हैं, और न ही यह कि आखिरकार आर्थिक रिस्क किसने उठाया। यह भेद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समझाता है कि मालिकाना हक में बड़े शिफ्ट तुरंत प्राइस डिस्कवरी के बिना कैसे हो सकते हैं। पिछले डोसिए में हमने लिक्विडेशन सिग्नल स्थापित किया था। हमने फॉरेंसिक डेटा का उपयोग करके दिखाया कि चीन ने रणनीतिक, व्यवस्थित और आक्रामक तरीके से भारी मात्रा में यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स डंप किए हैं। यह सिर्फ रीबैलेंसिंग से ज्यादा लगता है। स्केल एक कोऑर्डिनेटेड एक्सिट का सुझाव देता है जो संभावित काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट के लिए उनकी बैलेंस शीट को सैनिटाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमने चर्चा की कि उन्होंने क्यों बेचा, उन प्रतिबंधों से बचने के लिए जिन्होंने 2022 में रूस की संपत्ति जमा कर दी थी, और इसके बजाय उन्होंने क्या खरीदा, गोल्ड, ऑयल और स्ट्रेटेजिक मेटल्स जैसी हार्ड एसेट्स। लेकिन उस जांच ने एक बहुत बड़ा, गंभीर सवाल अनुत्तरित छोड़ दिया। यह वह सवाल है जिसका विश्लेषण वॉल स्ट्रीट पर कई बॉन्ड ट्रेडर्स अपने प्राइवेट नोट्स में कर रहे हैं, लेकिन शायद ही कभी लाइव टेलीविजन पर चर्चा करते हैं। अगर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिटर सैकड़ों अरबों डॉलर का कर्ज डंप कर दे तो मार्केट क्रैश क्यों नहीं हुआ? आइए सप्लाई और डिमांड के बेसिक डायनामिक्स देखें। यूएस ट्रेजरी मार्केट धरती पर सबसे गहरा, सबसे लिक्विड मार्केट है, लेकिन यह वॉल्यूम शॉक से इम्यून नहीं है। जब कोई बड़ा सेलर सप्लाई से मार्केट को फ्लड करता है तो प्राइस आमतौर पर डाउनवर्ड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। जब बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं तो यील्ड, ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। अगर मार्केट फोर्सेस बिना इंटरवेंशन के काम कर रही होती तो चीन के आकार के एक प्लेयर का एक्सिट एक डेस्टेबलाइजिंग इवेंट हो सकता था। मॉडल सुझाव देते हैं कि हमने इस लिक्विडेशन विंडो के दौरान 10 साल के ट्रेजरी यील्ड को 6 या 7% को तोड़ते देखा होता। हमने मॉर्टगेज रेट्स को डबल डिजिट में स्पाइक करते देखा होता, जिससे यूएस हाउसिंग मार्केट पर भारी दबाव पड़ता। हमने रीजनल बैंकिंग सिस्टम में स्ट्रेस मैट्रिक्स को लाल होते देखा होता, जो पहले से ही सैकड़ों अरबों के अनरियलाइज्ड लॉस को मैनेज कर रहा है। ऐतिहासिक रूप से तुलनीय विदेशी सेलिंग इवेंट्स ने कहीं ज्यादा तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की। 1990 के दशक के अंत में जापान के रिजर्व ड्रॉडाउन के दौरान ट्रेजरी यील्ड हिंसक रूप से चली गई। चीन के 2015 के रिजर्व लिक्विडेशन के दौरान फेडरल रिजर्व एकोमोडेशन के बावजूद यील्ड स्पाइक हो गई। मार्च 2020 में यहां तक कि मामूली सेलिंग प्रेशर ने ट्रेजरी मार्केट डिसफंक्शन पैदा कर दिया। तुलना में 600 अरब डॉलर के लिक्विडेशन के दौरान रिलेटिव कैल्म एक एनोमली के रूप में सामने आता है, लेकिन वह सिनेरियो सामने नहीं आया। यील्ड बढ़ी, हाँ, वे जिद्दी रूप से ऊंची रहीं, लेकिन उन्होंने ब्रेक नहीं किया। नीलामियां स्लॉपी थीं, टेल लॉन्ग थी, लेकिन प्राइमरी डीलर्स ने सप्लाई को अवशोषित कर लिया। संकट टल गया, वोलेटिलिटी को रोक लिया गया। क्यों? यूएस ट्रेजरी मार्केट ने 600 अरब डॉलर की सेलिंग वेव को सिस्टमिक इवेंट ट्रिगर किए बिना कैसे अवशोषित कर लिया? डेटा सुझाव देता है कि उन्होंने सिर्फ फ्री मार्केट पर भरोसा नहीं किया। एक पूरी तरह कमर्शियल मार्केट शायद ज्यादा लिक्विडिटी प्रीमियम की मांग करता। इसके बजाय डेटा इंगित करता है कि प्रॉक्सी बायर्स के एक शैडो नेटवर्क ने बोरो यानी लास्ट रिजॉर्ट की बिड के रूप में कदम रखा। हमें अपनी जांच सेलर चीन से आगे बढ़ाकर बायर पर करनी होगी। जब हम फंड्स के फ्लो डेटा को देखते हैं तो बायर प्रोफाइल शिफ्ट हो जाती है। चीन ने जो कर्ज डंप किया वह छोटे निवेशकों तक नहीं पहुंचा, यह रीजनल बैंकों तक नहीं पहुंचा जो वर्तमान में कैपिटल कंस्ट्रेंट हैं। यह सीधे फेडरल रिजर्व तक भी नहीं पहुंचा क्योंकि वे औपचारिक रूप से क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बनाए हुए हैं। तो बॉन्ड्स गए कहाँ? फ्लो दो खास गैर आर्थिक एक्टर्स की ओर इशारा करते हैं: भू राजनीतिक प्रॉक्सी सहयोगी, लेवरेज स्पेकुलेटर्स, मर्सनरी क्रेडिटर्स
यह एक कोऑर्डिनेटेड अब्जॉर्प्शन ऑपरेशन लगता है। यूएस फाइनेंशियल सिस्टम ने प्रभावी रूप से एक शत्रुतापूर्ण क्रेडिटर चीन की जगह कैप्टिव क्रेडिटर्स, सहयोगी और टैक्टिकल क्रेडिटर्स, हेज फंड से बदल दिया। इससे यील्ड फटने से बच गई, लेकिन इसने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के रिस्क प्रोफाइल को बहुत बदल दिया है। हम एक ऐसे मार्केट से आगे बढ़ गए हैं जो ग्लोबल ट्रेड सरप्लसेस, असली सामान बेचने वाले देशों से स्टेबल लॉन्ग टर्म मनी द्वारा समर्थित था, से एक ऐसे मार्केट पर आ गए हैं जो भूराजनीतिक अलाइनमेंट और लिवरेज, अनस्टेबल शॉर्ट टर्म मनी द्वारा समर्थित है। कर्ज गायब नहीं हुआ, इसका भुगतान नहीं किया गया, यह बस स्ट्रॉन्ग हैंड्स से, वो हाथ जिन्होंने इसे 30 साल तक रखा, वीक हैंड्स की ओर शिफ्ट हो गया है। वो हाथ जो वोलेटिलिटी के पहले संकेत पर फोल्ड हो सकते हैं। इसे सत्यापित करने के लिए हम 2025 की नवीनतम ट्रेजरी इंटरनेशनल कैपिटल TIC डेटा देखते हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। चीन की होल्डिंग्स $688.7 अरब के नए निचले स्तर पर आ गई हैं। यह $1.3 ट्रिलियन से अधिक के पीक से नीचे हैं। यह लगभग $600 अरब का लिक्विडेशन है। यह स्वीडन या पोलैंड की GDP से भी ज्यादा है, जो यूएस फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर से निकाल लिया गया। यह कैपिटल कहीं न कहीं से आना था। काउंटर पार्टीज को चेक लिखकर चीन को एक्सिट लिक्विडिटी देनी थी, और अगले सेक्शन में मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि वह कैपिटल कहां से आई और क्यों सहयोगी जिन्होंने इसे दिया अब ऐसी पोजीशन पकड़े हुए हो सकते हैं जिससे आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। अपनी पिछली ब्रीफिंग में हमने इस अवशोषण में यूनाइटेड किंगडम और बेल्जियम को मुख्य खिलाड़ियों के रूप में पहचाना था। हमने नोट किया कि चीन के गिरने पर उनकी होल्डिंग्स बढ़ गईं, लेकिन उन्हें पहचानना सिर्फ पहला कदम है। आज हमें उस खरीद के मैकेनिज्म का विश्लेषण करना होगा। सिर्फ यह देखना काफ़ी नहीं है कि यूके ने इसे खरीदा, हमें यह पूछना होगा कि किस कैपिटल से, क्योंकि अगर आप इन देशों की फिस्कल रियलिटीज को देखें तो गणित के लिए स्पष्टीकरण चाहिए। यह मायने रखता है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के फाइनेंशियल सिस्टम ने हाल ही में रेट वोलेटिलिटी के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है। 2022 की लायबिलिटी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट क्राइसिस ने दिखाया कि पेंशन लिंक लेवरेज कितनी जल्दी गिल्ट मार्केट्स को अस्थिर कर सकता है। उस संदर्भ में बड़ी मात्रा में विदेशी सॉवरेन डेट अवशोषित करना एक न्यूट्रल पोर्टफोलियो चॉइस नहीं है। यह एक पहले से ही फ्रेजाइल बैलेंस शीट में ड्यूरेशन रिस्क पैदा करता है। यूनाइटेड किंगडम वर्तमान में ट्रेड डेफिसिट एनवायरनमेंट मैनेज कर रहा है। इसका बजट डेफिसिट है और ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब है कि ब्रिटिश सरकार के पास आमतौर पर एक नेशनल सेविंग्स अकाउंट नहीं होता जो एक्सेस डॉलर से ओवरफ्लो हो रहा हो और जिसे यूएस कर्ज में रिसाइकल किया जा सके। 2000 के दशक के चीन के विपरीत, जो निर्मित सामान बेचकर महीने में अरबों डॉलर कमा रहा था, यूके के संदर्भ में एक नेट डेटर है। तो जब TIC रिपोर्ट दिखाती है कि यूके के पास लगभग $878 अरब के यूएस ट्रेजरीज हैं, जो चीन को पीछे छोड़कर यूएस कर्ज का नंबर 2 विदेशी होल्डर बन गया है, तो हमें पूछना होगा असली खरीदार कौन है। यह पूरी तरह ब्रिटिश सरकार नहीं है। TIC डेटा में यूनाइटेड किंगडम लाइन आइटम बड़े पैमाने पर सिटी ऑफ लंदन के लिए एक प्रॉक्सी है। लंदन यूरो डॉलर सिस्टम का हब है, ऑफशोर बैंकिंग नेटवर्क जहां यूएस डॉलर बनाए, उधार दिए और ट्रेड किए जाते हैं। यूरो डॉलर सिस्टम सीधे यूएस रेगुलेटरी ओवरसाइट के बाहर काम करता है, जिससे डॉलर लायबिलिटीज सेंट्रल बैंक रिजर्व के बजाय बैंक बैलेंस शीट के माध्यम से बढ़ सकती हैं। यह सिस्टम ट्रेजरी सप्लाई को अवशोषित करने में फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन यह रिस्क को लॉन्ग टर्म सॉवरेन होल्डर्स के बजाय लेवरेज्ड इंटरमीडियरीज के भीतर केंद्रित भी करता है। यूके होल्डिंग्स में उछाल संभवतः पश्चिमी बैंकिंग कैपिटल के भारी संचलन का प्रतिनिधित्व करता है। इससे पता चलता है कि ट्रांसअटलांटिक बैंकिंग दिग्गजों ने एशिया से आने वाली सप्लाई को अवशोषित करने के लिए मार्केट मेकर्स के रूप में काम किया होगा। इन संस्थाओं ने प्रभावी रूप से कर्ज को भंडारित कर दिया। उन्होंने कागज चीन के हाथों से ले लिया, एक लिक्विडिटी क्राइसिस को रोका। यह गतिविधि अक्सर सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी प्रोविजंस के साथ मेल खाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अगर मार्केट मेकर्स पर तनाव आता है तो बैकस्टॉप्स उपलब्ध हों। फिर हम बेल्जियम को देखते हैं। बेल्जियम की दर्ज होल्डिंग्स लगभग $470 अरब पर बैठी हैं। आइए रुक कर स्केल पर विचार करें। बेल्जियम की GDP लगभग $600 अरब है। संरचनात्मक रूप से बेल्जियम सरकार के लिए अपनी GDP का लगभग 80% यूएस ट्रेजरीज में सॉवरेन रिजर्व के रूप में रख पाना असंभव है। तो बेल्जियम में ये नफलो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि बेल्जियम यूरोक्लियर का घर है। यूरोक्लियर दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज ICSD में से एक है।
यह वह प्लम्बिंग है जहां तीसरे पक्षों के लिए सिक्योरिटीज कस्टडी में रखी जाती हैं। कस्टडी आधारित सिस्टम में मालिकाना हक की दृश्यता को जानबूझकर स्पष्ट रखा जाता है। सॉवरिन फंड्स, सेंट्रल बैंक और बड़ी संस्थाएं एक्सपोजर का संकेत देने से बचने के लिए नियमित रूप से अपनी होल्डिंग्स को कस्टोडियन के माध्यम से रूट करती हैं। इसका मतलब गोपनीयता नहीं है, यह बाजार के तनाव के दौरों में मानक रिस्क मैनेजमेंट को दर्शाता है। जब आप टीआईसी रिपोर्ट में बेल्जियम को खरीदता हुआ देखते हैं तो यह शायद ही कभी बेल्जियम राज्य होता है। यह एक कस्टोडियल मास्क है, लेकिन यहाँ गंभीर अनुमान है। मार्केट एनालिस्ट सुझाव देते हैं कि सहयोगी तटस्थ देशों के ऑफिशियल सॉवरेन वेल्थ फंड्स अनामिता बनाए रखने के लिए यूरोक्लियर के माध्यम से खरीदारी रूट कर रहे होंगे। वे ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तनाव के दौर अक्सर समन्वित नीतिगत प्रतिक्रियाएं ट्रिगर करते हैं। जब कोई बड़ा क्रेडिटर डंप करता है तो ट्रेजरी अधिकारी ऐतिहासिक रूप से फॉलआउट को मैनेज करने के लिए सहयोगी वित्त मंत्रालयों के साथ समन्वय करते हैं। लिक्विडिटी की जरूरत होती है, स्थिरता सर्वोपरि होती है। यह स्ट्रेटेजिक कैपिटल अलाइनमेंट के बराबर है। G7 और इसके सहयोगियों का ऑर्बिट ऐसा लगता है कि बीजिंग द्वारा छोड़े गए छेद को भरने के लिए अपनी लिक्विडिटी का उपयोग कर रहा है। वे उस समय यूएस डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए पूंजी आवंटित कर रहे हैं जब घरेलू प्राथमिकताएं संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। लेकिन इस व्यवस्था में यही जोखिम है, ये प्रॉक्सी बायर्स प्राइस इंसेंसिटिव नहीं हो सकते। चीन ने यूएस कर्ज इसलिए खरीदा क्योंकि उन्हें यूएन को पे करने और सरप्लस को रिसाइकल करने के लिए इसकी आवश्यकता थी। उन्होंने इसे दशकों तक रखा। वे एक स्टिकी खरीदार थे। यूके बैंक और यूरोक्लियर प्रॉक्सी इसे संभवतः एक नीतिगत प्रतिक्रिया या शॉर्ट टर्म कोलेटरल के स्टोर के रूप में खरीद रहे हैं। वे कर्ज के किराएदार हैं, जरूरी नहीं कि मालिक। अगर यूके की अर्थव्यवस्था को हेडविंड का सामना करना पड़ता है, जो गिल्ट मार्केट में वोलेटिलिटी को देखते हुए अभी भी एक जोखिम है, तो ये संस्थाएं बेचने के लिए मजबूर हो सकती हैं। उन्हें घरेलू स्थिरता के लिए लिक्विडिटी की आवश्यकता होगी, और क्योंकि वे अब लगभग $1.3 ट्रिलियन में लाकर रखती हैं, उनकी संभावित बिक्री चीन की तुलना में अधिक अस्थिर हो सकती है। चीन ने रणनीतिक रूप से कई सालों में निकास किया। फाइनेंशियल प्रॉक्सी हफ्तों में निकल सकते हैं। हमने एक रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी चीन को सहयोगी प्रॉक्सी के जटिल जाल से बदल दिया है। हमने एक राजनीतिक जोखिम को एक संरचनात्मक दिवालियापन जोखिम से बदल दिया है। लेकिन प्रॉक्सी सिर्फ आधी कहानी है। चीन के कर्ज का दूसरा आधा हिस्सा किसी सरकार के पास नहीं गया, यह किसी सॉवरेन वेल्थ फंड के पास नहीं गया, यह एक ऐसी अधिकार क्षेत्र में गया जो अपारदर्शिता के लिए जाना जाता है। और यही पर असली सिस्टमिक रिस्क है, लिवरेज रिस्क, जो रातों रात वोलेटिलिटी को बढ़ा सकता है। अगर आप ट्रेजरी इंटरनेशनल कैपिटल की आईसी रिपोर्ट में आगे स्कैन करें, चीन, जापान, यूके के बाद आपको एक लाइन आइटम मिलेगा जिसकी स्क्रूटनी की मांग है, कैमन आइलैंड्स। यह अधिकार क्षेत्र अब $418 अरब से अधिक का यूएस ट्रेजरी कर्ज रखने के रूप में सूचीबद्ध है। जाहिर है, स्थानीय अर्थव्यवस्था $0.5 ट्रिलियन का सरकारी बॉन्ड्स नहीं खरीद रही है। यह हेज फंड कैपिटल है, और खास तौर पर यह आधुनिक फाइनेंस के सबसे लेवरेज्ड ट्रेड्स में से एक, ट्रेजरी बेसिस ट्रेड का फुटप्रिंट है। कैमन आइलैंड्स ग्लोबल कैपिटल फ्लो डेटा में अक्सर दिखाई देते हैं क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय हेज फंड्स के लिए एक कानूनी डोमिसाइल के रूप में कार्य करते हैं। उनकी उपस्थिति रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को दर्शाती है, घरेलू आर्थिक गतिविधि को नहीं। जब कैमन होल्डिंग्स बढ़ती हैं तो यह आमतौर पर लेवरेज स्ट्रेटजी डिप्लॉयमेंट का संकेत देती है, न कि सॉवरेन रिजर्व संचयन का। लेकिन यहाँ गंभीर विस्तार है। ऑफिशियल नंबर $418 अरब संभवतः एक अंडरकाउंट है। फेडरल रिजर्व के शोध से पता चलता है कि कैमन डोमिसाइल्ड हेज फंड्स का वास्तविक एक्सपोजर $1.85 ट्रिलियन के करीब है। स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग में एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। विसंगति क्यों? क्योंकि टीआईसी रिपोर्ट कस्टडी में रखी गई लॉन्ग पोजीशंस को गिनती है। यह लिवरेज को पूरी तरह कैप्चर नहीं करती। यह इस तथ्य को कैप्चर नहीं करती कि ये हेज फंड्स सिर्फ बॉन्ड्स नहीं खरीद रहे हैं, वे उन्हें रेपो मार्केट में कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि भारी मात्रा में कैश उधार लिया जा सके। यहाँ है कि छिपे हुए खरीदार ने संभवतः चीन के निकास को कैसे अवशोषित किया। जब बड़ी सप्लाई मार्केट पर आती है तो कैश बॉन्ड की कीमत ट्रेजरी फ्यूचर की कीमत से थोड़ी नीचे गिर जाती है। यह एक प्राइसिंग अक्षमता पैदा करता है। ट्रेड हेज फंड्स कदम रखते हैं, वे सस्ते कैश बॉन्ड को खरीदते हैं, वह सप्लाई जो चीन छोड़ रहा है, और साथ ही साथ महंगे फ्यूचर को बेचते हैं। वे अंतर बेसिस
लेवरेज को लॉक कर लेते हैं। क्योंकि इस ट्रेड पर लाभ अक्सर सिर्फ बेसिस पॉइंट्स होता है, वे महत्वपूर्ण लेवरेज का उपयोग करते हैं। वे बॉन्ड लेते हैं, इसे रेपो मार्केट ओवरनाइट लैंडिंग में कोलैटरल के रूप में गिरवे रखते हैं और दूसरा बॉन्ड खरीदने के लिए कैश उधार लेते हैं। वे इस चक्र को दोहराते हैं। इंडस्ट्री आकलन सुझाव देते हैं कि चरम मामलों में लेवरेज रेशियो 50 से 1 तक पहुंच सकता है। यह स्ट्रक्चर सिर्फ तभी सुचारू रूप से काम करता है जब फंडिंग मार्केट शांत रहते हैं। रेपो रेट्स या मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में छोटे बदलाव तेजी से डीलिवरेजिंग करा सकते हैं, क्योंकि ट्रेड की लाभप्रदता सस्ती ओवरनाइट फंडिंग की निरंतर पहुंच पर निर्भर करती है। क्या आप संरचनात्मक परिवर्तन देखते हैं? चीन ने कैश के साथ कर्ज रखा, उनके पास इसका मालिकाना हक था। यह एक पोजीशन थी, यह स्थिर थी। हेज फंड्स लेवरेज के साथ कर्ज रखते हैं, वे इसे उधार लिए पैसे से रखते हैं। यह अत्यधिक लेवरेज्ड पोजीशन है। यह फंडिंग लागत के प्रति संवेदनशील है। अमेरिकी सरकार ने प्रभावी रूप से राष्ट्रीय कर्ज के एक हिस्से को आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजीज द्वारा अवशोषित होने की अनुमति दी है। ये हेज फंड्स मर्सनरी क्रेडिटर्स हैं। वे मार्केट न्यूट्रल लाभखोरी हैं। वे भू राजनीतिक स्थिरता के लिए नहीं रखते। वे डॉलर के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए नहीं रखते। वे रेपो रेट के आधार पर रखते हैं। जब तक वे रेपो मार्केट में सस्ता कैश ओवरनाइट उधार ले सकते हैं, ट्रेड काम करता है। लेकिन अगर ब्याज दर स्पाइक हो जाए तो क्या होगा? अगर रेपो मार्केट टाइट हो जाए तो क्या होगा? अगर बैंक बैलेंस शीट सिकुड़ जाए तो क्या होगा? हेज फंड्स को मार्जिन कॉल का सामना करना पड़ेगा, और एक सॉवरेन राष्ट्र के विपरीत जो सालों में बेचता है, लेवरेज्ड फंड्स को तुरंत बेचना होगा। अगर उन्हें मार्जिन कॉल मिलती है तो उन्हें अपने लोन को कवर करने के लिए तेजी से पोजीशंस लिक्विडेट करनी होंगी। वे मजबूर विक्रेता बन जाते हैं। यह लिक्विडिटी हेवन सिनेरियो है। हम दायित्वों के एक जटिल जाल पर बैठे हैं। चीन ने इन्वेंट्री उन निवेशकों के समूह को सौंप दी है जिनका अस्थिरता का इतिहास रहा है। उदाहरण मार्च 2020। मार्च 2020 में यही ट्रेड उलट गया था। हेज फंड्स ने गिरते बाजार में ट्रेजरीज बेची और लिक्विडिटी गायब हो गई। फेडरल रिजर्व को सिस्टम को स्थिर करने के लिए ट्रिलियनों के साथ हस्तक्षेप करना पड़ा। उस समय बिड-आस्क स्प्रेड नाटकीय रूप से बढ़ गए। डीलर्स बैलेंस शीट लिमिट पर पहुंच गए और ट्रेजरीज थोड़े समय के लिए लिक्विड कोलैटरल के रूप में काम करने में असफल रही। प्रतिक्रिया के लिए लास्ट रिजॉर्ट के खरीदार के रूप में सीधे फेडरल रिजर्व के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, जिससे लेवरेज ट्रेजरी डिमांड की भेद्यता रेखांकित हुई। अब ग्रोस एक्सपोजर बढ़ा है। ब्लाइंड स्पॉट महत्वपूर्ण है। छिपे खरीदार ने अभी के लिए बाजार को स्थिर कर दिया है। उन्होंने चीन की सप्लाई को अवशोषित कर लिया, लेकिन उन्होंने यूएस ट्रेजरी मार्केट में लेवरेज की एक परत पेश कर दी है जो जीवित रहने के लिए शांत फंडिंग मार्केट्स पर निर्भर है। हमने खरीदारों की पहचान कर ली है। चीन गैप का रहस्य हल हो गया लगता है। यह जादू नहीं था, यह पूरी तरह से ऑर्गेनिक डिमांड नहीं थी। डेटा इंगित करता है कि इसे राजनीतिक प्रॉक्सी यूके, बेल्जियम और लेवरेज स्पेकुलेटर्स कैमन आइलैंड्स बेसिस ट्रेड ने भर दिया। निष्कर्ष बचाव योग्य है। यूएस क्रेडिटर बेस की गुणवत्ता बदल गई है। हम स्ट्रॉन्ग हैंड्स, व्यापार अधिशेष वाले सॉवरेन राष्ट्रों से वीक हैंड्स, लेवरेज स्पेकुलेटर्स और प्रॉक्सी स्टेट्स की ओर आगे बढ़ गए हैं। वीक हैंड्स वोलेटिलिटी बढ़ने पर निकलने की अधिक संभावना रखते हैं। इसका मतलब है कि अगला ट्रेजरी मार्केट करेक्शन ऐतिहासिक मानदंडों की तुलना में तेज और गहरा हो सकता है। संरचनात्मक बफर पतले हैं। तो आप लेवरेज से जुड़े सिस्टम के खिलाफ खुद को कैसे पोजीशन करते हैं? जब मर्सनरी क्रेडिटर संभावित रूप से बाहर निकलने की होड़ करते हैं तो आप अपनी संपत्ति की रक्षा कैसे करते हैं? आप आर्काइविस्ट प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। प्रोटोकॉल नियम 1, ब्लास्ट रेडियस से बचें। बेसिस ट्रेड ने ऐतिहासिक रूप से उच्च स्थिरता के दौरान खुद को उलट दिया है। जब यह उलटता है, तरलता अक्सर गायब हो जाती है, बिड गायब हो सकती है। क्रैश के दौरान आसानी से संपत्ति बेच पाने पर भरोसा न करें। आपको एक लिक्विडिटी बफर बनाए रखना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैश इक्विवेलेंट्स में रखें, खास तौर पर शॉर्ट टर्म टी बिल्स, 1 महीने से 3 महीने की अवधि वाले। महत्वपूर्ण रूप से इन्हें सीधे ट्रेजरी डायरेक्ट या ब्रोकरेज अकाउंट के माध्यम से रखें, न कि किसी बॉन्ड फंड में जो दहशत के दौरान निकासी को रोक सकता है। आप उस संपत्ति को रखना चाहते हैं जो कोलैटरल स्वयं है, न कि ऐसे फंड का दावा जो कोलैटरल रखता है। कैश आपकी ऑक्सीजन मास्क है। जब बेसिस ट्रेड टूटता है, संस्थाएं कैश के लिए हाथ पांव मारती हैं। आप इसे पहले से ही रखना चाहते हैं। बॉन्ड फंड इसके विपरीत रिडेम्पशन रिस्क पैदा करते हैं। तनाव के दौरों में वे निकासी को निलंबित कर सकते हैं या लिक्विड मार्केट्स में संपत्ति बेच सकते हैं,
जिससे नुकसान बढ़ जाते हैं। सीधी स्वामित्व इस संरचनात्मक एक्सपोजर की परत से बचाती है। प्रोटोकॉल नियम 2 सॉफर रेट देखें। आपको एक चेतावनी प्रणाली चाहिए। इस पूरी संरचना के लिए कोयला खदान में कैनरी सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट सोफर है। यह वह ब्याज दर है जो हेज फंड्स कैश ओवरनाइट उधार लेने के लिए चुकाते हैं। आमतौर पर यह फेडरल रिजर्व की टारगेट रेट का बारीकी से पालन करती है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि यह सोफर फेड फंड्स रेट से काफ़ी ऊपर स्पाइक करती है, यहाँ तक कि 0.05% या 0.10% से भी, यह प्लम्बिंग स्ट्रेस का संकेत देता है। इसका मतलब है कि बैंक हेज फंड्स को उधार देने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि लेवरेज महंगी हो रही है। यह आपका संकेत है। जब रेपो स्पाइक करती है, डीलिवरेजिंग अक्सर पीछे आती है। जिस क्षण आप रेपो मार्केट में तनाव देखते हैं, आपको रिस्क ऑफ करना चाहिए। रिस्क एसेट्स, स्टॉक्स, क्रेडिट, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स से तुरंत बाहर निकले। हमने यह सितंबर 2019 और मार्च 2020 में देखा। इतिहास एक टेम्पलेट देता है। सोफर देखें। प्रोटोकॉल नियम 3 गोल्ड हेज। आइए ट्रेड को एक आखिरी बार देखें। चीन ने बॉन्ड्स बेचे, गोल्ड खरीदा। हेज फंड्स ने कैश उधार लिया, बॉन्ड्स खरीदे। चीन मेटल एसेट रख रहा है, हेज फंड्स लायबिलिटी पेपर रख रहे हैं जो और लायबिलिटी कर्ज में लिपटा हुआ है। एक डाइवर्जिंग इवेंट में पेपर एसेट्स पर दबाव का सामना करना पड़ता है। हार्ड एसेट्स बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अपनी दीर्घकालिक बचत को उस इकाई के साथ संरेखित करें जो हार्ड एसेट खरीद रही है, सॉवरेन, न कि उस इकाई के साथ जो स्प्रेड का आर्बिट्रेज कर रही है, स्पेकुलेटर। भौतिक सोना जमा करें। जब बेस स्ट्रीट उलटा है, सेंट्रल बैंकों को अक्सर लिक्विडिटी के साथ हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वह लिक्विडिटी इंजेक्शन मुद्रा का अवमूल्यन कर सकता है और सोने को ऊपर भेज सकता है। सोना एकमात्र एसेट है जिसमें काउंटर पार्टी लेवरेज रिस्क नहीं है। यह एकमात्र एसेट है जो काम करने के लिए रेपो मार्केट पर निर्भर नहीं करता। हेज फंड्स को स्टीम रोलर के सामने पेनीज उठाने दें। आप गोल्ड के साथ साइड रॉक पर खड़े हों। अमेरिका ने चीन की समस्या का समाधान नहीं किया, उन्होंने इसे मैनेज किया। डेटा सुझाव देता है कि उन्होंने लगभग 700 अरब की सप्लाई कैनन आइलैंड्स और सिटी ऑफ लंदन में शिफ्ट कर दी। कर्ज अभी भी वही है, यह गायब नहीं हुआ है, लेकिन अब यह ऐसी संस्थाओं के पास है जो मुसीबत के पहले संकेत पर बेच सकती हैं। सिस्टम आज उससे ज्यादा नाजुक दिखता है जब चीन के पास कर्ज था। बफर चला गया है, लेवरेज ऊंची है। सावधानी से चले। जो बदला है वह कर्ज की मात्रा नहीं है बल्कि उसके धारकों की गुणवत्ता है। स्थिरता जोखिम को हटाकर नहीं बल्कि शिफ्ट करके बचाई गई है। समय के साथ लेवरेज और समन्वय पर बने सिस्टम कम लचीले हो जाते हैं, ज्यादा नहीं। यह है आर्काइविस्ट। प्रोटोकॉल सक्रिय है। क्लास डिसमिस्ड। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी QR कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।